नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है पराजय। अनंत आचवल की ये कहानी पराजय। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। आज की इस कहानी का शीर्षक पराजय। जिला शिक्षा अधिकारी बनने के बाद जब ज्वाइन किया तो जानकारी हुई कि ये जिला स्कूली शिक्षा के लिहाज से बेहद पिछड़ा हुआ जिला है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। इस क्षेत्र में बेहद ही खराब स्थिति है स्कूली शिक्षा की। बस तय कर लिया कि महीने में 8-10 दिन अवश्य ही किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में अवश्य ही समय दूंगा और उनके सुधार के लिए कोई ना कोई प्रयास अवश्य ही करूंगा। शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा का सिलसिला चल निकला। पहाड़ी व जंगली क्षेत्र इलाका होने के कारण कुछ एक दिन मातहत कर्मचारियों से मालूम हुआ कि बड़ेरी नामक गांव जो एक पहाड़ी पर स्थित है, वहां के स्कूल में कोई शिक्षा अधिकारी आज तक नहीं गया है। क्योंकि वहां पहुंचने के लिए वाहन छोड़कर लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना होता है। तय कर लिया कि अगले दिन बड़ेरी ही जाएंगे। तो हमने भी तय कर लिया कि अगले दिन तो बड़ेरी ही जाएंगे। वहां कोई मिस्टर पी के व्यास हेडमास्टर थे, जो बरसों से पता नहीं क्यों वहीं के वहीं ही जमे हुए थे। मैंने निर्देश दिए उन्हें कोई अग्रिम सूचना न दी जाए। मैंने अपने मातहत कर्मचारियों को निर्देशित किया कि उन्हें कोई अग्रिम सूचना न दी जाए, सरप्राइज विजिट होगी। अगले दिन हम सुबह निकल पड़े। दोपहर 12 बजे ड्राइवर ने कहा कि साहब, यहां से आगे पहाड़ी पर पैदल ही जाना होगा। 2 से 3 किलोमीटर लगभग दूरी है, जिसे हमें पैदल ही चलना होगा। मैं और 2 अन्य कर्मचारी पैदल ही चल पड़े। लगभग 1.5 घंटे सकरे पथरीले जंगली रास्ते से होकर हम ऊपर गांव तक पहुंचे। सामने स्कूल का पक्का भवन था और लगभग 200 कच्चे पक्के मकान दिख रहे थे। स्कूल साफ सुथरा और व्यवस्थित रंगा पुता हुआ था। बस 3 कमरे और प्रशस्त बरामदा, चहुं ओर सुरम्य हरा भरा वन था। अंदर क्लासरूम में पहुंचे तो 3 कक्षाओं में लगभग 125 बच्चे तल्लीनता से बेहद तल्लीनता पूर्वक पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षक कोई भी नहीं था वहां। तीनों कमरे खाली थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के प्रति तल्लीनता काबिले तारीफ थी। एक बुजुर्ग सज्जन बरामदे में थे, जो वहां नियुक्त चपरासी थे शायद। उन्होंने बताया कि हेडमास्टर साहब आते ही होंगे। उसने बेहद सम्मान से हमें बिठाया और कहा कि हेडमास्टर साहब आते ही होंगे। हम बरामदे में बैठ गए थे, तभी देखा कि एक 40-42 वर्ष के सज्जन
अपने दोनों हाथों में पानी की बाल्टियां लिए ऊपर पहाड़ी पर चले आ रहे थे। पायजामा घुटनों तक चढ़ाया हुआ था, ऊपर खादी का एक साफ सुथरा कुर्ता जैसा था। उन्होंने आते ही परिचय दिया कि मैं प्रशांत व्यास यहां हेडमास्टर हूं। यहां इन दिनों बच्चों के लिए पानी थोड़ा नीचे जाकर कुएं से लाना होता है और हमारे चपरासी दादा बेहद बुजुर्ग हैं, अब उनसे ये काम नहीं होता, इसलिए मैं ही ले आता हूं और साथ ही साथ वर्जिश भी हो जाती है। वे बेहद सरल ढंग से मुस्कुराकर बोले। उनका चेहरा पहचाना सा लग रहा था और नाम भी। बेहद सोचने के बाद मैंने उनकी ओर देखकर पूछा कि तुम प्रशांत व्यास हो, इंदौर से गुजराती कॉलेज? मैंने हैट उतार दिया था। उसने कुछ पहचानते हुए और लगभग चहकते हुए कहा, आप अभिनव हैं? अभिनव श्रीवास्तव? मैंने कहा, और नहीं तो क्या। लगभग 20-22 बरस पहले हम इंदौर में एक साथ ही पढ़ा करते थे। बेहद होशियार और पढ़ाकू था वो प्रशांत व्यास। बहुत कोशिशें करने के बावजूद शायद ही कभी उससे ज्यादा नंबर मेरे आए हों। बहुत ही ईमानदारी से पढ़ने वाला और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रशांत व्यास। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी हमारे बीच, जिसमें हमेशा ही प्रशांत ही जीता करते थे। आज वो हेडमास्टर था और मैं जिला शिक्षा अधिकारी। पहली बार उससे आगे निकलने और जीतने का भाव था और सच कहूं तो प्रसन्नता भी थी मन में और थोड़ा गुरूर भी था। मैंने सहज होते हुए पूछा कि यहां कैसे पहुंचे भाई, और कौन कौन है घर पर? उसने विस्तार से बताना शुरू किया। काम करते समय ही बाबूजी की मालवा मिल वाली नौकरी जाती रही थी, फिर उन्हें दमे की बीमारी भी तो थी। घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। किसी तरह पढ़ाई पूरी की, नंबर अच्छे थे, इसलिए संविदा शिक्षक की नियुक्ति मिल गई थी, जो छोड़ नहीं सकता था। आगे पढ़ने की ना गुंजाइश थी और ना ही परिस्थितियां। इस गांव में पोस्टिंग मिल गई। मां बाबूजी को लेकर यहां चला आया। सोचा गांव में कम पैसों में गुजारा हो ही जाएगा। फिर उसने हंसते हुए कहा कि इस दुर्गम गांव में पोस्टिंग और वृद्ध बीमार मां बाप को देखकर कोई लड़की वाले लड़की देने को भी तैयार नहीं हुए, इसलिए विवाह नहीं हुआ। और ठीक भी है, कोई पढ़ी लिखी लड़की भला इस सुदूर जंगल में आकर करती भी क्या। अपनी कोई पहुंच या पकड़ भी नहीं थी कि यहां से ट्रांसफर करा पाते, तो बस यहीं जम गए। यहां आने के कुछ बरस बाद मां बाबूजी दोनों ही चल बसे। यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास किया। अब यहां बच्चों में स्कूल में मन लग गया है। छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने भी चला जाता हूं। रोज शाम को स्कूल के बरामदे में बुजुर्गों को पढ़ा देता हूं। अब शायद इस गांव में कोई भी निरक्षर नहीं है। नशा मुक्ति का अभियान भी चला रखा है। अपने हाथों से खाना बना लेता हूं और किताबें पढ़ता हूं। बच्चों को अच्छी बुनियादी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिल जाए, अनुशासन सीखें, बस यही मेरा ध्येय है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं सीए नहीं कर सका, पर मेरे 2 विद्यार्थी सीए हैं और कुछ अच्छी नौकरी में भी हैं। मेरा यहां कोई ज्यादा खर्च है नहीं। मेरी ज्यादातर तनख्वाह इन बच्चों के
खेल कूद और स्कूल पर ही खर्च हो जाते हैं। तुम तो जानते हो, कॉलेज के जमाने से क्रिकेट खेलने का जुनून जो था मुझ में, वो बच्चों के साथ खेलकर यहीं पूरा हो जाता है। बेहद सुकून मिलता है जीवन में। मैंने टोकते हुए कहा कि मां बाबूजी के बाद शादी का विचार नहीं आया। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया में सारी अच्छी चीजें मेरे लिए नहीं बनी हैं, इसलिए जो सामने है उसी को अच्छा करने का या अच्छा बनाने की कोशिश में लगा रहता हूं। फिर अपने परिचित दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो फैज साहब की एक नज्म है ना, अपने बेख्वाफ किवाड़ों को मुकम्मल कर लो, अब यहां कोई नहीं आएगा। उसकी उस बेलौस हंसी ने भीतर तक मुझे भिगो ही दिया था। लौटते हुए मैंने उससे कहा कि प्रशांत, तुम जब चाहो तुम्हारा ट्रांसफर मुख्यालय या जहां तुम चाहो मैं करा सकता हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है मित्र, अब यहीं इन लोगों के बीच प्रसन्न हूं, कहकर उसने हाथ जोड़ लिए। मेरी अपनी उपलब्धियों से उपजा दर्प, उससे आगे निकल जाने का एहसास भरम चूर चूर हो गया था और मैं बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। लेकिन उस व्यास ने उस गांव में जो कुछ किया बेहद अनुकरणीय है और आज के इस शिक्षा पद्धति और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह के व्यास की बेहद आवश्यकता है। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।